हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रेंथ एंड फिटनेस स्क्वाड। मेरा नाम है रस सिंह चौहान और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरे इस चैनल का मोटिव है आप सबको हेल्दी लाइफस्टाइल, फिटनेस एंड स्ट्रेंथ के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, जिसके लिए आज हम आए हैं मिस्टर दलजीत सिंह के पास, WPC वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग कांग्रेस के प्रेसिडेंट, जो आज हमारे कुछ सवालों का जवाब देंगे और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो सर, आपने लिफ्टिंग कब से स्टार्ट करी और आप अपने कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। लिफ्टिंग तो मैं बहुत टाइम पहले से करता था। जिस टाइम मैं स्कूल्स में पास आउट हुआ था तो मैं उस टाइम पे वेट लिफ्टिंग करता था। उसके बाद मैं जो है बाहर चला गया इंग्लैंड में, वहाँ पे काफ़ी टाइम मैंने गुजारा। तो जो भी चैम्पियनशिप्स होते थे बाहर कंट्रीज़ में, उसमें मैं खेल लेता था। मेरे फादर जो थे वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में थे, तो 5 ईयर्स कभी किसी कंट्री में रहते थे, कभी किसी कंट्री में रहते थे। तो जिस भी कंट्री में हम लोग जाते थे, उस कंट्री में कोई भी चैम्पियनशिप हो रहा होता था पावर लिफ्टिंग का, वेट लिफ्टिंग का, तो उसमें मैं पार्ट ले लेता था। तो इस तरह से थोड़ी मेरी रुचि जो है ये और बढ़ी इसमें। फिर मैंने पावर लिफ्टिंग जो है, एक मैं इसको छोड़ दिया था गेम को। फिर काफ़ी टाइम के बाद मैंने कम बैक किया पावर लिफ्टिंग में। अब ऐसा होता है कि जब आप मैच्योर हो जाते हो, वेट लिफ्टिंग जो है बहुत फ्लेक्सिबिलिटी और छोटी उम्र से स्टार्ट करना पड़ता है। जब आप मैच्योर हो जाते हो फिर आप उसमें कम बैक करते हो, बहुत सारा प्रॉब्लम होती है। तो आप पावर लिफ्टिंग में फिर मैंने आने की सोची और कुछ कंपटीशंस मैंने स्टार्ट किए खेलने। और फिर मैं इसमें एक नई फेडरेशन WPC, मैंने ये देखा कि इंडिया में सिर्फ 1 या 2 प्लेयर्स थे जो पावर लिफ्टिंग में ही चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करते थे। उनकी चैम्पियनशिप्स में काफ़ी कमियां रहती थी, प्लेयर्स का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता था। ये एक्सप्लॉयटेशंस प्लेयर का ना हो वो बैन कर देते थे अगर कोई बाहर खेलता था, या फिर जो वो कॉम्पिटिशन्स करवाते थे उसमें अच्छा वेन्यू नहीं होता था, अच्छे वॉशरूम नहीं होते थे, प्राइजेस अच्छे नहीं मिलते थे। तो ये चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं घटती थी कि बाहर इतना अच्छा ऑर्गेनाइज होता है पावर लिफ्टिंग, तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। तो फर्स्ट टाइम मैंने, उस टाइम पे सिर्फ फेडरेशंस जो थी वो ऑर्गेनाइज करती थी चैम्पियनशिप्स, तो मैंने एक चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करी थी यहाँ डेडलिफ्ट की। उसमें अच्छा प्राइज मनी भी दिया था। वहाँ से मेरी पावर लिफ्टिंग की ये फेडरेशन लाने का एक सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग कांग्रेस जो बाहर की फेडरेशन है, जिसके साथ 46 कंट्रीज़ एफिलिएटेड हैं, उस फेडरेशन को मैं इंडिया में फ़र्स्ट टाइम लेके आया। उस टाइम पर किसी को पता ही नहीं था, 1 या 2 फेडरेशन के अलावा, एक फेडरेशन के अलावा, कि और भी कहीं पर प्लेयर्स जो हैं खेलते हैं या पावर लिफ्टिंग कहीं और भी होती है। इतने इग्नोरेंट प्लेयर थे हमारे यहाँ पे कि और किसी फेडरेशन से भी बाहर टीम्स जा सकती हैं और किसी फेडरेशन से भी चैंपियंस बनते हैं, या पावर लिफ्टिंग ही किसी और फेडरेशन में होती है, ये उनको नहीं मालूम था। ये मैं 2017 में फर्स्ट लेके आया था। बाकी आप अचीवमेंट्स की बात करेंगे सिर्फ पावर लिफ्टिंग की, तो 2017 में मैं फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बना था रशिया में इन रॉ कैटेगरी। उसमें मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। उसके बाद फिर मैं 2018 में यूके में, इंग्लैंड में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें भी मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया रॉ कैटेगरी में, स्क्वाड का और डेडलिफ्ट का। उसके बाद फिर काफ़ी सारी चैम्पियनशिप्स में हम जाता रहा और टीम भी लेके जाते रहे हैं हम। जैसे आप सब लोग जानते हैं, हर 2-3 महीने में हमारे WPC इंडिया जो है इंटरनेशनल टीम्स लेके जाती है, और उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ एज ए प्लेयर, और बच्चे भी जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। काफ़ी सारे विनर्स हम लोग इंडिया को दे चुके हैं। इंडिया को बहुत सारे मेडल्स जो हैं WPC इंडिया दिलवा चुका है। और जहाँ तक मेरी अचीवमेंट है एज ए प्लेयर, तो मैंने आपको बताया कि मैं यूके में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड किया, और उससे पहले रशिया में होल्ड किया, और लास्ट ईयर मैं फिनलैंड गया था, वहाँ पर भी मेरा सिल्वर मेडल आया था। और एशियन चैम्पियनशिप किर्गिस्तान में, वहाँ पे गोल्ड आया। और जहाँ जहाँ टीम जाती है वहाँ मैं भी चला जाता हूँ तो थोड़ा वहाँ पे मैं भी खेल लेता हूँ। और अच्छा लगता है कि जब इंडिया जीतता है तो एक फ्लैग को वेव करके जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड होता है। तो सर, जैसा कि आप 14 कंट्रीज़ में इंडिया को पावर लिफ्टिंग में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो आपको क्या फील होता है कि डिफरेंस फील होता है इंडियन प्लेयर्स में और फॉरेन प्लेयर्स में, कि कुछ हमारे इंडियन प्लेयर्स अच्छे हैं, कुछ कमी है, क्या ऐसा लगता है आपको?
देखिए, कमी और जो अच्छी बातें हैं ये हर प्लेयर में, हर कंट्री के हिसाब से होती हैं। हमारी जो इंडिया में जो है स्पार्क की कमी नहीं है प्लेयर्स में, कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है वो इंडियन प्लेयर्स में बहुत है। ठीक है, वो कहीं भी किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, लेकिन यही है कि उनको सही गाइडेंस की जो है ये बहुत ज़्यादा कमी है। जो बचपन से, जैसे आप मानिए जो छोटा सा बच्चा होता है ना, बाहर एक ये ट्रेंड है कि अगर छोटा सा बच्चा है उसको वहीं से ट्रेनिंग करके और वहीं से उसका माइंड सेट कर दिया जाता है कि आपने ओलंपिक गोल्ड लेके आना है या आपने वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। वो छोटी उम्र से ही तैयार होता रहता है और उसकी पॉलिश होती रहती है। हमारे इंडिया में क्या हिसाब है, जैसे आप लोग जानते हैं कि जब बच्चा 18-20 साल का होता है उसके बाद वो सोचना शुरू करता है कि अब मैं क्या करूं। तो फिर उसको बोला जाता है कि आप डिपार्टमेंट के लिए, सरकारी नौकरी के लिए ये खेल खेल लीजिए तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो उसका फोकस जो है, फोकस में ये मेरे को बहुत कमी लगी। फॉरेन प्लेयर्स को कोई ऐसे सरकारी नौकरी वगैरह इस तरह का कोई लालच नहीं होता, ना वहाँ पे मिलती है। तो उनका फोकस जो है ना वो बड़ा रहता है, उनका माइंड सेट बहुत बड़ा रहता है। वो बड़े होते होते ना कई सारी फेडरेशंस में खेल के, कई जगह पे खेल के वो पक्के हो जाते हैं एकदम, और फिर वो बड़े मकाम पे पहुंचना जो है वो उनके लिए इजी रहता है। जो यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स की मेंटालिटी मैंने देखी है वो ये है कि हम फला कंपटीशन खेल लें तो हमें यहाँ पे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी इज़ द ओनली एम हेयर, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स, सबकी बात नहीं कर रहा मैं। ये माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग जो है ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के बड़े बड़े जैसे मेडल हैं वो हम लोग अचीव कर पाएंगे। गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी हेल्प कर रही है प्लेयर्स की, मैं ये बात बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती। गवर्नमेंट सब कुछ हेल्प करती है, सैलरी देती है, छुट्टियाँ देती है, पर्क्स देती है, सब कुछ देती है। लेकिन एक माइंडसेट जो है ना प्लेयर का वो यहीं तक रहता है कि मुझे नौकरी लेके बैठ जाना है और अपने परिवार को पाल लेना है। पहले क्या था कि ज़रूरत के हिसाब से आदमी लिफ्टिंग करता था या कोई स्पोर्ट्स अपनाता था कि मेरे घर में कमी है, मैं स्पोर्ट्स खेलूं, उससे मेरा घर चल जाएगा। आज क्या, एक हॉबी वाले प्लेयर जो हैं वो पावर लिफ्टिंग में आ रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी सेटल्ड, वी आर वेरी वेल सेटल्ड इन लाइफ, हमारा कोई बिजनेस है, हमारी जो जॉब है, लेकिन हम एक इंडिया के लिए भी खेलना चाहते हैं। ये बड़ा अच्छा चेंज आ रहा है पावर लिफ्टिंग में, और इस चेंज को मैं लाने में मेरा काफ़ी बड़ा हाथ है जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि पहले जो था प्लेयर सिर्फ 1 या 2 फेडरेशन में खेलते थे और उनको यही होता था कि हम नेशनल खेल लें या कुछ खेल लें, उसके बाद हमें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब से मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, प्लेयर से बात करनी शुरू करी, बाहर जाते हैं हम लोग, टीम्स लेके जाते हैं, ये सब देख के और प्लेयर्स में भी जो है एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, उनका भी माइंडसेट खुलता है। तो वो भी जब जाके देखते हैं, और भी कई लाइन्स के जो लोग हैं, अलग अलग लाइन्स के लोग हैं, वो हमारे को ज्वाइन करते हैं, वो जाते हैं, तो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है इसमें पावर लिफ्टिंग में भी, जो बहुत अच्छा चेंज है। इस चेंज से बहुत सारे लोग घबरा भी गए हैं। पुरानी फेडरेशन जो पुराने हिसाब से चलती थी कि हम बैन कर देंगे ये वो, उनको घबराहट भी हो गई है इस चीज़ से। लेकिन ये चेंज आएगा, सोसाइटी में चेंज आते हैं, और ये चेंज एक अच्छा चेंज है। जो इस चेंज का फ़ायदा उठा लेगा वो बन जाएगा, जो नहीं है वो सिर्फ हाथ मलता रह जाएगा। तो सर, जैसे आपने पावर लिफ्टिंग में काफ़ी हाई नंबर में टोटल दिया है, तो सबके बैक ऑफ द माइंड में यही चलता है कि भाई स्टेरॉइड्स का एक मेन आता है सबके दिमाग में, स्टेरॉइड ले आया तो ये हाई नंबर में पहुंच सकते हैं, वरना नहीं है, हाईएस्ट नंबर में नहीं पहुंच सकते, कोई आप रिकॉर्ड नहीं होल्ड कर सकते। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, अब अच्छे नंबर हैं कि नहीं है वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक ठीक ठाक से लिफ्टिंग जो है वो मैं कर लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो स्टीरॉयड की इसमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। ये अजम्पशन बनती जा रही है, कंपनियों ने इस तरह से मायाजाल अपना फैला दिया है कि प्लेयर्स के माइंड में ये बात एकदम घर कर गई है कि बगैर स्टीरॉयड के तो लिफ्टिंग हो ही नहीं सकती, या उसके बगैर तो अच्छा टोटल आ ही नहीं सकता, जो बिल्कुल ही एक फेक चीज़ है। एक स्टीरॉयड यूज़ जो है वो कुछ प्लेयर इस तरह से भी लेते, और स्पोर्ट्स में भी स्टीरॉयड चलता है, ओलंपिक स्पोर्ट्स जो हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग में इसका ओवर यूज़ होता है, इसका मिसयूज़ आप कह सकते हो वो होता है। उसका रीज़न ये है कि डोप जो टेस्ट करती है एजेंसीज, नाडा हो गई जैसे, ये पूरी इक्विप्ड नहीं है कि वो हर नेशनल्स में जाए, जो ओलंपिक एसोसिएशन से रजिस्टर्ड नहीं है। उस स्पोर्ट्स को भी इतना सीरियसली वो लोग नहीं लेते, और इतना सीरियस डोप टेस्ट होता नहीं है, जिस वजह से प्लेयर्स को ये मौका मिल जाता है कि वो डोप पूरा लें
और कहीं टेस्ट होना नहीं है तो वो डोप में ही खेलें। लेकिन मैं और ये एक जो है उनका माइंडसेट सेट करने के लिए उनके सीनियर जो होते हैं उन्होंने उनके सीनियर का माइंडसेट इस तरह से किया होता है, उनके सीनियर ने उनका जो माइंडसेट है वो ऐसे किया होता है। तो एक चेन शुरू से जनरेशन से ये चलती आ रही है कि नहीं जी बगैर डोप के तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसमें बहुत सारा जो है ना फ़ायदा भी है, जो डोप बेच रहा है उसका फ़ायदा है, जो कंपनी स्मगल कर रही है उसका फ़ायदा है। तो वो एक यही जाल बना के और प्लेयर के दिमाग में इस तरह से डाला जाता है। आजकल तो ये भी देखा गया है कि जो नॉर्मल जो जिम जाने वाले लोग हैं, मैं ये बात पूरे प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि जो नॉर्मल जिम जाने वाले नए लड़के लड़कियाँ हैं उनको भी कई लोग जिम ओनर्स और ट्रेनर्स, हब की बात नहीं कर रहा, कोई जो है वो सीक्रेटली उनको डोप देना शुरू कर देते हैं। पहले सप्लीमेंट से शुरू करते हैं, उसके बाद उनके पास हर एक चीज़ का एक गोली या एक इंजेक्शन उसका सवाल होता है। अगर वेट लॉस करना है तो उसके लिए अलग गोली इंजेक्शन है, अगर वेट गेन करना है, स्ट्रेंथ गेन करनी है तो उसका अलग इंजेक्शन और गोलियां हैं। ये जिम से जो है एकदम बिगनिंग से ही ये लोग जो हैं ये यूथ को ख़राब कर रहे हैं, जिसके बारे में गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। इन कंपनियों पर लगाम लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इन लोगों पे एक्शन लेने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गवर्नमेंट को। आज देखने में आ रहा है कि बच्चों की किडनीज़ ख़राब हो रही हैं, बच्चों के लिवर ख़राब हो रहे हैं इसी ड्रग ओवर यूज़ की वजह से। मैं सिर्फ प्रोफेशनल प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल जिम जा रहे हैं लड़के उनके भी यही हालत हो रही है। उसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है? कंपनीज़ हैं, ट्रेनर हैं, या जो प्लेयर्स हैं ये खुद हैं। ये सारे ही इन्वॉल्व हैं। प्लेयर्स को भी जल्दी रिजल्ट चाहिए और जो बेचते हैं उनको मुनाफा चाहिए और कंपनीज़ को सेल चाहिए। तो ये सारे ही जो हैं इन्वॉल्व हैं इसमें, और इस चीज़ से गवर्नमेंट ही जो है वो निपट सकती है कुछ हार्ड स्टेप्स लेके, ताकि हमारा यूथ जो है वो ख़राब ना हो। सर, जो एक नॉर्मल इंसान जिम जाता है, अभी जिसने बस स्टार्टिंग की है जिम जाने के लिए, उसको पता ही नहीं होता सप्लीमेंट और स्टेरॉइड डोप जो भी कहते हैं इसमें क्या फ़र्क है। उसको समझ नहीं आता किस चीज़ से सप्लीमेंट से स्टार्टिंग करनी चाहिए, कब उसे स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो इसके आप इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं आपके? देखिए, सप्लीमेंट और स्टीरॉयड में काफ़ी फ़र्क होता है। सप्लीमेंट जो है ये आपका डाइट का सब्स्टिट्यूट है। जैसे कुछ लोग जो हैं सर्विस में रहते हैं या फिर प्रॉपर डाइट नहीं ले सकते, तो वहाँ पे सप्लीमेंट का काम शुरू होता है। जैसे कोई प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले सकता सारे दिन में, तो वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है, काफ़ी प्रोफेशनली गेम को खेल रहा है, पावर लिफ्टिंग को, बॉडी बिल्डिंग को या किसी और को, वो प्रॉपर डाइट नहीं ले सकता, प्रोटीन नहीं ले सकता, तो वहाँ पे सप्लीमेंट, एक अच्छा सप्लीमेंट, अच्छी कंपनी का सप्लीमेंट वो ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये सप्लीमेंट लेते लेते जब स्टीरॉयड की तरफ बढ़ जाता है आदमी, जिसको एनाबॉलिक स्टीरॉयड बोलते हैं, वहाँ पे बात ख़राब होती है। तो अच्छा सप्लीमेंट लेना तो एक ज़रूरत भी है स्पोर्ट्स की। उसमें भी डुप्लीकेसी आती है काफ़ी ज़्यादा आजकल, तो वो प्लेयर को देखना है कि एक ट्रस्टेड चैनल से वो ले और अच्छा सप्लीमेंट ले, तो उसको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। और ज़्यादा भी सप्लीमेंट पे जो है वो, अब मैं भी जो है बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट नहीं लेता हूँ। स्टीरॉयड तो खैर मैंने आज तक एक इंजेक्शन, एक गोली भी नहीं ली है। जो सप्लीमेंट है वो भी मैं एक वे प्रोटीन जो है बस वो ले लेता हूँ, क्योंकि कई बार जो प्रोटीन की जो इनटेक है वो पूरा नहीं हो पाता। वो वैसे मैं नॉर्मल डाइट पे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि बादाम वगैरह, नॉनवेज वगैरह बहुत खाता हूँ, तो उसी से प्रोटीन मिल जाता है। एक नेचुरल सोर्स से प्रोटीन लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, अंडों से, घी से, और मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं। अगर आप ये सब नहीं ले सकते हैं तो आप सप्लीमेंट का डोज भी थोड़ा रखें, आप बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट ना बढ़ा दें, क्योंकि ये भी कंपनीज़ का एक, मेरे हिसाब से एक वही रहता है जाल। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हमारे किचन में बहुत बेसिक फूड होते हैं जो कि बहुत अच्छा आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालते हैं। एक छोटी सी बात लीजिए, जैसे एक हल्दी है, हल्दी वाला दूध अगर आप रोज़ रात को पियोगे तो आपको टिश्यूज़ वगैरह जो आपके टूटते हैं प्रोटीन का, जिसमें आपका एक्सरसाइज करने से वो चीज़ें ठीक होती हैं, दर्द ठीक होता है। अब उसी चीज़ को अमेरिका क्या कर रहा है, हमारे जो मसाले वगैरह हैं इसी को पेटेंट करके और हल्दी वाला उसको कैप्सूल फॉर्म में बना के वो बेच रहे हैं सप्लीमेंट में। तो बच्चे वही चीज़ खा रहे हैं इंपोर्ट करा के, और हल्दी खा रहे हैं उसके सप्लीमेंट, क्योंकि वो एक डब्बे को अच्छा सा रूप देके उसमें बॉडी बिल्डर लगा के
उसको 100 चीज़ें उसमें लिख के अंदर उसमें हल्दी ही बेच रहे हैं। वो ये कर रहा है अमेरिका, और पेटेंट अपने लगा रहे हैं। वो उन्होंने पेटेंट भी लगा लिए हैं, सब कुछ करके वो उस चीज़ को बेच रहे हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ पे प्लेयर है वो इग्नोरेंट है। वो वही है ना कि जो नया प्लेयर है वो अट्रैक्टिवनेस देखता है बस। अब तो यही है कि अब उसको प्लेयर को कौन बताएगा कि तू हल्दी वाला दूध पी ले, तो ट्रेनर को भी कोई पैसे नहीं देगा इस चीज़ के। अब वो ये कहेगा कि भाई इम्पोर्ट कराओ और ये हल्दी वाला ये कैप्सूल खाओ, इतने हज़ार खर्चो, तब आपको रिज़ल्ट आएगा। तो वही है कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलती है और आपको गाइडेंस कैसी मिलती है, सारी उसके ऊपर बात है। सप्लीमेंट का जहाँ तक यूज़ है तो वो गेम्स में ज़रूरी रहता है, क्योंकि आजकल बहुत मिलावट आता है खाने में, हर एक चीज़ में जो है मिलावट है, तो वो जो नीड है वो पूरी नहीं हो पाती बॉडी की। तो सप्लीमेंट अच्छे जो हैं वो लेने चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन स्टीरॉयड जो हैं वो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। तो सर, जो नए बच्चे अभी रिसेंटली सोच रहे हैं कि हम जिम ज्वाइन करें या किसी भी जिम के अलावा कहीं भी जाने की सोच रहे हैं अपनी फिटनेस को लेके, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? नए बच्चे तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस फील्ड में। पावर लिफ्टिंग की अगर आप बात करें, बहुत ही जो क्राउड है इस टाइम बहुत नया आ रहा है। जैसे मैं 4 साल पहले भी लिफ्टिंग करता था, उस टाइम पे जो मैं क्राउड देखता था और आज का क्राउड जो है टोटली डिफरेंट हो चुका है। मतलब बहुत सारे नए बच्चे आ चुके हैं, तो मिसगाइडेड भी हैं बहुत सारे, और लेकिन एजुकेटेड हैं लेकिन मिसगाइडेड हैं। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एजुकेटेड हैं वो, लेकिन मिसगाइडेड हैं इस लाइन में। मिसगाइडेड कहाँ से होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो उनसे मेरा यही राय है कि पहले अपनी बॉडी की पूरी पोटेंशियल देखें आप, कितना आप उठा सकते हैं अगर आप पावर लिफ्टिंग में आ रहे हैं, कि कितना आप लोग मेहनत कर सकते हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत महसूस होती है तो सप्लीमेंटेशन पे जाएं। और अगर चलिए आपको एनाबॉलिक अगर कोई लेना भी पड़ता है तो वो प्रॉपर आप डॉक्टर जो हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन से लीजिए, उनकी सलाह से लीजिए। किसी भी ट्रेनर या कोई भी जो मेडल जीत चुका है उसको अपना आदर्श मानते हुए या उससे साइकिल लिखवा लेना, ये बिल्कुल गलत है। जिसको पूरी इस बारे में नॉलेज है, जो डॉक्टर है वो आपको ठीक गाइड करेगा, उसका रिकमेंडेड डोज आपको बताएगा, तो उसका आपको फ़ायदा भी होगा। और अगर आप अपने हिसाब से या अपने दोस्त के हिसाब से ये सब चीज़ें लेते रहेंगे तो इसका सिर्फ नुकसान ही है। रोज़ के रोज़ हमारे प्लेयर्स मर रहे हैं, रोज़ की रोज़ किडनीज़ ख़राब हो रही हैं। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में जाके देख लीजिए, बड़े हॉस्पिटल के लाइनें लगी पड़ी हैं। जो जिम से बच्चे बर्बाद होकर उनके पास जाते हैं। इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। नए बच्चे इसमें बिल्कुल जो है ध्यान दें। तो सर, जैसे आप स्पेसिफिक पावर लिफ्टिंग से हैं, तो कुछ जो न्यू कमर्स हैं उन्हें पता ही नहीं है रो पावर लिफ्टिंग क्या होती है, इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग क्या होती है, तो इसके बारे में आप बताइए। देखिए, आजकल पावर लिफ्टिंग में काफ़ी सारी डिविजन्स बन गई हैं। जैसे रॉ हो गया, क्लासिक रॉ हो गया, सिंगल प्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको बेटर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपने वर्कआउट करते करते या वर्कआउट वीडियो में। अगर आप देखना चाहें तो वो मैं दिखा सकता हूँ। बिल्कुल सर। तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ वर्कआउट में जो एडवाइस दे पाएँ वो वर्कआउट करके दे पाएँ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम नए लोगों के लिए जिनको पता नहीं पावर लिफ्टिंग क्या होती है। पावर लिफ्टिंग में 3 लिफ्टें मानी जाती हैं, एक स्क्वाट, एक डेड लिफ्ट और एक बेंच प्रेस। तो स्क्वाट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें भी फर्दर डिविजन्स होते हैं। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं रॉ डिवीज़न से। रॉ डिवीज़न में आपको कुछ भी पहनना नहीं होता, जो भी सपोर्टिंग है, सिर्फ आप ये पहन सकते हैं, नी स्लीव्स। बहुत सारी फेडरेशंस में, WBC में भी ये भी अलाउड नहीं होता। आपने नेक्ड नी जो है वो स्क्वाट लगाना होता है अंडर रॉ। तो रॉ देखते हैं हम लोग कि रॉ कैसे होता है।